राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम इस क्लास में हिंदी साहित्य के लिए जो यूजीसी नेट और एमपी सेट दोनों के लिए पेपर 2 है और जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के उनके लिए मैं पेपर हल करवा रही हूँ। और ये वो पेपर है जो मैंने खुद जून 2025 का दिया था, जिसमें मैंने प्रथम प्रयास में नेट क्वालिफाई किया। इस पेपर का स्तर मुझे अब तक जितने भी पेपर पूछे गए थे यूजीसी नेट के, मैंने सब पुराने प्रश्न पत्र हल करे हैं। तो मुझे ये पेपर हिंदी का अब तक का सबसे कठिन पेपर लगा। आपकी इसमें क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि जब मैंने अभी आपको पेपर के 25 क्वेश्चन करवाए, पार्ट 1 में आपने देखा होगा। जिन विद्यार्थियों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर देखे। मैंने बहुत डिटेल से 25 प्रश्न एक एक विश्लेषण कराए। और आज हमारा भाग 2 है इस पेपर का। और मैं सिर्फ पेपर करवाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं चाहूँ तो एक क्लास में भी ये पेपर सोल्व करवा सकती हूँ आपको कि किस प्रश्न का क्या आंसर है लगाकर। पर मैं ये चाहती हूँ कि हम एक प्रश्न को डिटेल से हल करें, ताकि अगर यही स्तर इस बार भी रहा आपके पेपर का तो आप अच्छे से सफलता हासिल करें। और ये पेपर नेट सेट वालों को भी देखना इतना ही जरूरी है जितना नेट वालों के लिए, क्योंकि इस बार जो आपका सेट का पेपर होगा वो पूरा का पूरा यूजीसी नेट पर बेस होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार सिलेबस पीएससी ने नहीं दिया था, उन्होंने बोल दिया था कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है और जो यूजीसी का सिलेबस रहेगा उसी अनुसार हम आपका पेपर लेंगे। और जो 2024 का पेपर था वो भी हुबहू नीट का ही पैटर्न था। और इस बार तो इस और टफ पेपर पूछा जाएगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। और आप खुद देखना, इसीलिए मैं आपको पेपर हल करवा रही हूँ। और इस पेपर में मैं खुद उपस्थित हुई थी। जैसे पेपर बहुत सारों ने आपको हल करवाए, पर वो 3 घंटे में खुद वहां पर मौजूद रहकर मैंने पेपर दिया है, तो मेरा एक्सपीरियंस भी मैं आपसे साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं ये भी बता रही हूँ कि पेपर में इतना कठिन पेपर था, फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत भी 1 या 2 ऑप्शन भी आपको पता होंगे तो भी आप प्रश्नों को कर लोगे। क्योंकि यूजीसी नेट का जो पेपर के जो प्रश्न रहते हैं वो थोड़े बड़े और लंबी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपने देखा होगा। इस बार का जो पेपर हुआ था इसमें यूनिट 3 यानी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। हमने जो 25 प्रश्न देखे उसमें से भी लगभग 10 प्रश्न काव्य शास्त्र के थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस बार फिर यूनिट 3 से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। क्योंकि हर बार यूजीसी किसी ना किसी एक यूनिट को टारगेट करती है और उसके अनुसार उसका स्तर वो ज्यादा रखती है। तो हमें सभी यूनिट को बराबर तैयारी करनी है, ताकि अगर वो किसी भी यूनिट से ज्यादा प्रश्न बनाए तो हमारे प्रश्न गलत ना हो, है ना। तो अब हम पेपर करना शुरू करते हैं। जिन विद्यार्थियों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर देखे। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको 25 क्वेश्चन हल करवाए थे, है ना। अब यानी कि 75 प्रश्न हमने कर लिए थे। अब 76 नंबर से हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं ना। तो एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववाद से संबंधित। आप ये देख लीजिए, फिर यूनिट 3 पाश्चात्य काव्यशास्त्र से ही पूछ लिया गया है। तो आप देखिए कि यूनिट 3 का इस बार अच्छा खासे प्रश्न पूछे गए थे और स्तर ज्यादा था प्रश्नों के पूछने का। ये अस्तित्ववाद के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, है ना। सही, आपको ये भी ध्यान रखना है कि सही पूछा गया है कथन के असत्य कथन पूछे गए हैं। इसलिए आप प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़े, वहां पर आपको हड़बड़ाना नहीं है ना। तो अगर आपने अस्तित्ववाद को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। हम सभी ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। अस्तित्ववाद का मूलाधार ही व्यक्तित्व स्वच्छंदतावाद है। नीत्शे ने कहा था कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। अस्तित्ववाद शब्द को 1940 के दशक में कोर्कीगार्ड ने गढ़ा था। युद्ध और शांति एक अस्तित्ववादी कृति है। सार्त्र अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक दोनों थे। तो अब आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। अगर आपने अस्तित्ववाद के बारे में ध्यान से पढ़ा है तो आप सही आंसर बता सकते हैं, ना। तो अस्तित्ववाद का मूलाधार ही व्यक्ति स्वच्छंदतावाद था और नीत्शे ने कहा था कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। तो ये वाला कथन सत्य है ना, ये कथन सत्य है। ये पढ़ा हुआ है हमने कि नीत्शे ने कहा था कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। अब आपको बी वाला ऑप्शन पता है तो आप देखिए बी इसमें दिया है और बी इसमें दिया है, यानी कि हमारा ये वाला विकल्प नहीं होगा और हमारा ये वाला विकल्प भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद दिया है कि
युद्ध और शांति एक अस्तित्ववादी कृति है, तो जी नहीं, ये अस्तित्ववादी कृति नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा, तो सिर्फ हमारा सही विकल्प क्या होगा, बी। इस प्रकार आपको 1 से 2 ऑप्शन भी पता होंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हो, और आपको इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरीके से ही करना है, तो ही आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो, है ना। अब ऑप्शन बी सही है हमारा, तो है ना, तो इसका मतलब है कि अस्तित्ववाद का मूलाधार ही व्यक्ति स्वतंत्रवाद है, ये भी हमारा सही होगा। फिर सर्वत्र अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक दोनों थे, तो ये भी हमारा सही होगा, है ना, और ये हमारा गलत है। इस प्रकार हमने सही विकल्प तक पहुंच गए कि अस्तित्ववाद के बारे में। तो आपको अब खुद देख लीजिए कि आपको अब तैयारी कैसे करनी है। ये जून का पेपर था, अब दिसंबर में आपको हर एक टॉपिक को डीप में पढ़ के जाना है। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आदिवासी विमर्श से संबंधित है। अभी जितनी भी रचनाएं हैं ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं लगी हुई है, जो आपकी टेक्स्ट रचनाएं यूनिट 5 से यूनिट 10 तक दी हुई है। अभी जितनी भी रचनाएं हैं आपकी ये पाठ्यक्रम में नहीं लगी हुई है, मतलब कि जो अलग से रचना पूछी जाएगी तो इसे हम यूनिट 2 में काउंट करेंगे ना, तो ये हमारा यूनिट 2 से प्रश्न बनता है। अब ये पूछा गया है कि कौन सी रचना आदिवासी विमर्श से संबंधित है। पहले हम रचनाएं पढ़ते हैं और सही उत्तर आपको छांटना है कि इनमें से जो भी रचनाएं वो आदिवासियों ने लिखी है कि नहीं लिखी है। जंगली फूल, नगाड़े की तरह बजते शब्द, मन मांझने की जरूरत, मन मरंग गोड़ा नीलकंठी हुआ, और प्रथम प्रमत्यु कथा। तो अब आप बताइए कि कौन सी रचना आदिवासियों द्वारा है। अब आपने ये रचना आपने पढ़ी होगी प्रमत्यु कथा, ये किसकी है, धर्मवीर भारती की, है ना। धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, है ना। यानी कि धर्मवीर भारती आदिवासी तो नहीं थे, है ना, तो ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा, है ना। आप देखिए ईस में दिया है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, है ना, ये वाला विकल्प हमारा नहीं होगा, है ना। तो ये कौन सा, ये वाला विकल्प हमारा नहीं होगा। अब बचे ये तीनों विकल्प। अब हम देखते हैं कि मन मांझने की जरूरत है, तो ये मन मांझने की जरूरत है किसकी रचना है, अनामिका की रचना है। किसकी है, अनामिका की रचना है। किसकी है ये, अनामिका की रचना, और अनामिका भी कोई आदिवासी लेखिका नहीं थी, तो इसका मतलब सी भी हमारा विकल्प नहीं है। तो सी इसमें दिया है और सी इसमें दिया है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा, है ना। फिर जंगली फूल, नगाड़े की तरह बजते शब्द, और मन मनरंग गोरा नीलकंठी। तो आपने देखा होगा कि ये रचना महुआ मांझी की है। किसकी है रचना, महुआ मांझी की, है ना। तो आप देखिए कि ये महुआ मांझी आदिवासी लेखक थे ना। महुआ मांझी हमने पढ़ा था आदिवासी विमर्श, अगर आपने पढ़ा होगा यूनिट 2 में तो आप आसानी से इस प्रश्न का सही उत्तर लगा पाएंगे कि मन मनरंग गोरा नीलकंठी ये महुआ मांझी की है। तो विकल्प डी इसमें दिया है, विकल्प डी इसमें दिया, यानी कि इन दोनों में से हमारा एक विकल्प सही होगा। अब हम फंस गए हैं ए, यानी कि बी तो हमारा सही है। अब ए जंगली फूल, तो जंगली फूल किसकी रचना है, जोराम यालाम की। क्या है, जोरा यालाम की है। और बी किसकी है, नगाड़े की तरह बजते शब्द, ये है निर्मला पुतुल की। तो ये तीनों ही आदिवासी लेखक है, ये भी आदिवासी है, ये भी आदिवासी, यानी कि हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, है ना। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन, जो हमारा ऑप्शन 4 है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आपको सभी रचनाएं और उनके लेखक भी आपको इस तरह, आपकी देखो कितना डीप में प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि आदिवासी लेखक हम ज्यादा पढ़ के नहीं जाते। तब आपको दलित विमर्श यानी जितनी भी दलितात्मक कथाएं हैं, दलित लेखक की वो भी पढ़कर जाना है, आदिवासी विमर्श भी पढ़कर जाना है, जासूसी कहानीकारक जासूसी उपन्यास भी आपको पढ़कर जाना, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न अब इन टॉपिक से पूछे गए हैं यूनिट 2 में। तो जंगली फूल जोरावर यालाम की है, नगाड़े की तरह बजते शब्द निर्मला पुतल की है, मन मांझने की जरूरत अनामिका की है, मन मनरंग गोड़ा नीलकंठी हुआ महुआ मांझी की है, प्रमत्यु काता धर्मवीर भारती की रचनाएं, है ना। एक मिनट। तो अब आपको इस प्रकार आप पढ़ के जाओगे तो आप सही विकल्प वहां पर करके आ जाओगे, है ना। अब आप
आपको इसीलिए आप खुद देखिए कि पेपर का स्तर इसीलिए भी नहीं लिखा है कि अब तक आप कितने भी पेपर उठाकर देखना, और जो दिसंबर का पेपर पूछा गया था यूजीसी नेट का वो सबसे सरल पेपर था, आप उस पेपर को भी जाकर देखना। तो पेपर कराने का मेरा उद्देश्य है कि आपको पता चले कि नेट का पेपर आपके अब किस प्रकार से पूछा जाएगा। और ये पेपर वही है जो मैंने दिया था, ये पीडीएफ पूरी मैंने जब मेरा आंसर शीट आई थी तो मैंने डाउनलोड करी थी, क्योंकि आपके ऐसी आंसर शीट आएगी आपको निकालकर आपको खुद आपके नंबर आपको जोड़ने होंगे, क्योंकि रिजल्ट बाद में आता है, पहले हम हमारे आंसर शीट से हमारे नंबर काउंट करते हैं। अब ये कथन दिया गया है, भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुंथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहां तक सहायता पहुंचा सकती हैं। सारे रचनाकार को केवल यदि मध्य पुरुष इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं। यदि वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकते उपयुक्त पंक्तियां हिंदी साहित्य के किस लेखक की, तो ये पंक्तियां हैं ये किस लेखक की है। तो अब मैंने आपसे कहा था कि अगर ऐसी पंक्तियां पूछी जाए और आपने कभी वो पंक्ति नहीं पढ़ी हो तो आपको आंख बनकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प लगा के आना है ना। अगर आपको नहीं पता है कि पंक्ति किसकी, क्योंकि ज्यादातर शुक्ल के कथन पूछे जाते हैं। एक कथन अभी हमने जो पिछली क्लास में 25 क्वेश्चन सही करे थे उसमें भी एक शुक्ल का कथन पूछा गया था और एक और कथन पूछा गया है। मुझे भी नहीं पता था ये कथन किसका है, तो मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगा के आई थी और ईश्वर की दया से ये मेरा तुक्का सही निकला है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रही मैंने पेपर कैसे किया। अब ये जो कथन है मैंने शुक्ल का कहीं नहीं पढ़ा, जबकि मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब के जो मैंने नोट्स बनाए थे मैंने आपको बुक्स वाली वीडियो मेरे चैनल पर डाली, आप जाकर देखिए। तो मैंने ये कथन नहीं पढ़ा था, पता नहीं शुक्ल जी ने कथन किस किताब में दिया है, तो मैंने तुक्का लगाया था और मेरा तुक्का सही निकला। अगर आपको सही विकल्प पता है तो आप सही लगाकर आए, पर अगर आपको नहीं पता है कथन किसका है तो आपको आंख बनकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगाकर आ जाना है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही कि पेपर मैंने खुद दिया है तो मुझे पता है कि मैंने किस हिसाब से इस पेपर को हल करा है, क्योंकि पेपर का स्तर मुझे तो बहुत कठिन लगा था। अब देखिए अगला प्रश्न है, नंद किशोर आचार्य निम्नलिखित में से किस सप्तक के कवि थे। तो अब यहाँ पर तार सप्तक के बारे में पूछा गया है कि जो नंद किशोर आचार्य हैं वो किस सप्तक के कवि थे। चौथे तार सप्तक, दूसरे तार सप्तक, तीसरा सप्तक या तार सप्तक, यानी कि प्रथम तार सप्तक है हमारा। तो अगर आपने तार सप्तक के सभी कवियों को अच्छे से पढ़ा है तो ही आप इस विकल्प का सही आंसर लगा सकते हैं। और जो नंद किशोर आचार्य थे ये किस सप्तक के कवि थे या चौथे तार सप्तक के कवि थे ना, चौथे तार सप्तक के कवि थे। तो अभी हम क्या करना है कि हमें जितने भी तार सप्तक में कवि लगे हैं उन्हें याद करके जाना है। आपको ये भी पता होना चाहिए किस तार सप्तक में महिला कवियत्री लगी हुई है। जो हमारा प्रथम तार सप्तक इसमें कोई भी महिला लेखिका नहीं है, तो जो हमारी 3 तार सप्तक है इन तीनों तार सप्तक में महिला लेखिकाएं लगी हुई है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस तार सप्तक में महिला लेखिका नहीं है। तो प्रथम तार सप्तक में महिला लेखिका नहीं है। अब हमें सब तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष याद होने चाहिए। तो छोटे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1979। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन का वर्ष क्या है, दूसरे का है 1951। तीसरे का क्या है 1959 और प्रथम तार सप्तक का क्या है 1943 है ना। और तार सप्तक के निर्माता कौन है, जन्मदाता कौन है, हमारे अज्ञेय जी ने तार सप्तक की रचना की थी है ना। तो इस प्रकार आपको अब आपने देखा कि प्रश्न कैसा पूछा गया, तब आपको क्या करना है कि तार सप्तक की पूरी डिटेल जानकारी आपको पढ़कर जाना है ना। अब अगला प्रश्न है, भीख मांगो तुम जो भीख मंगे की जात हो, हम जो मजदूर ठहरे जहां काम करेंगे वहीं 4 पैसे आएंगे। गोदान में दाता दिन के प्रति ये उद्गार किसने कहा था। तो अगर आपको गोदान उपन्यास से तो हर साल हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा ही जाता है। सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान उपन्यास जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो ये कथन किसका है, होरी का, धनिया का, गोबर का या सिलिया का। तो ये कथन किसका है, आपने पढ़ा होगा अगर गोदान उपन्यास तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लोगे। धनिया द्वारा ये कथन कहा गया था दाता दिन को है ना। तो होरी जो गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है, धनिया होरी की पत्नी है, गोबर इसका बेटा है और सिलिया भी इसकी एक पात्र है ना। अब
हमको पता होना चाहिए कि गोदान उपन्यास इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो 1936। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। मैंने कैसे याद कराया था आपको गोदान उपन्यास का? जिन विद्यार्थियों ने मेरी उपन्यास वाली क्लास नहीं देखी हो, जिसमें मैंने आपको जितने भी आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हैं क्रम से याद करवाए हैं, लिखा है, सबकी प्रकाशन वर्ष क्रम से याद करवाए हैं, और जितने भी उनके लेखक हैं उन सबको ठीक से याद करवाए हैं। तो मैंने कैसे याद करवाया था कि प्रेम से गाय का दान कीजिए, प्रेम से गौ का दान कीजिए, तो प्रेम से प्रेमचंद्र और दान से गोदान, है ना। तो इस प्रकार आपको गोदान उपन्यास के जितने भी कथन है पढ़कर जाना है। हर साल पूछे ही जाते हैं, कभी जोड़ी में पूछे जाते हैं तो कभी इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब अगला है तमस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो तमस ये उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, ये भी पता होना चाहिए कि जो रचनाएं लगी हुई है वो किस विधा की है ना। तो तमस उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो तमस की रचना अगर आपने, अब आपको क्या करना है कि इस प्रकार कि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको आपकी जितनी भी रचनाएं हैं उन्हें डीप में पढ़कर जाना है, उनकी भूमिकाएं पढ़नी है, लेखक के बारे में पढ़ना है, कथन पढ़ने, मतलब कुछ भी अब आपको छोड़कर नहीं जाना है। तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म साहनी की स्मृतियों के आधार पर हुई है। तमस की ज्यादातर घटनाएं और उससे जुड़े चित्र वास्तविक हैं। उस उपन्यास में नत्थू और उसकी पत्नी दोनों वास्तविक पात्र हैं। अंग्रेजी अधिकारी रिचर्ड्स फसाद रुकवाने का हर संभव प्रयास करता है। तमस प्रथम विश्व युद्ध के समय की कथा है। तो अब आपको ये, अगर आपने उपन्यास ध्यान से पढ़ा है तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे, है ना। तब आपको ये कर लेंगे। तो आप देखिए कि तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म साहनी की स्मृतियों पर आधारित है, तो विकल्प हमारा सही है। अब एक इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है, तो दोनों विकल्प तो हमारे वैसे ही गलत हो जाते हैं ना। अब आप इनको इन दोनों में 20 में दिया है, 20 में, तब आपको सी देखना है कि सी हमारा विकल्प सही है कि नहीं है। इस उपन्यास में नत्थू और उसकी पत्नी दोनों वास्तविक पात्र नहीं काल्पनिक पात्र। क्या है ये? काल्पनिक पात्र है, तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा ही। अब आप देखिए किस प्रकार से आपको प्रश्न वहां पर करने हैं, तो ही आप नेट के प्रश्न सोल्व करके आओगे, क्योंकि पेपर इतने, आप खुद देखिए चारों कथन कितने बड़े दिए। अब आप में से इसमें 2 से 3 कथन भी याद होगी ना, तो भी आप सही विकल्प तक पहुंच जाओगे, है ना। तब क्या है? तमस में ज्यादातर घटनाएं और उससे जुड़े चरित्र वास्तविक है। जी सही है ये वाला हमारा विकल्प, है ना। पर घटनाएं वास्तविक है, पर उसमें जो पात्र है वो काल्पनिक पात्र लिए है ना। फिर क्या दिया है? अंग्रेजी अधिकारी रिचर्ड्स फसाद रुकवाने का हर संभव प्रयास करता है। जी नहीं, कोई प्रयास नहीं करता है, ये भी गलत हो जाएगा। तमस प्रथम विश्व युद्ध के समय की कथा है। जी नहीं। अब ये पॉइंट इसलिए दिया है क्योंकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए। प्रथम विश्व युद्ध का नहीं, यह भारत विभाजन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है ना। तो अब आपको याद होना चाहिए कि यह भारत विभाजन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, तो यह भी विकल्प हमारा गलत होगा। अब तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1973, है ना। इसके लेखक कौन है? भीष्म साहनी। क्या है? भीष्म साहनी इसके लेखक है ना। इस प्रकार आपको डिटेल में अगर आप पढ़कर जाओगे, प्रश्न इतने कठिन नहीं है, पर आपको डीप में पढ़कर जाना, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस बार हर एक प्रश्न बहुत डीप में पूछा गया है। छायावादी कवियों की कल्पना, लोगों की उड़ान उनकी अक्षमता की पूर्ति का प्रयास करती है, कथन किसका है? अब इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो दिया ही नहीं है विकल्प, तो अब हमें इसके सही लेखक के बारे में जानकारी होगी तो ही हम इसका कर पाएंगे। तो छायावाद कवियों की कल्पना, लोक की उड़ान, उनकी अक्षमता की पूर्ति का प्रयास, ये कथन किसका है? इलाचंद्र जोशी का है। किसका? इलाचंद्र जोशी का कथन है। कौन है इलाचंद्र जोशी? मनोविश्लेषणवादी आलोचक है ना। मनोविश्लेषणवादी आलोचना के जनक इन्हें कहा जाता है ना। इसीलिए हम लगा सकते हैं मनोविश्लेषण यानी कि कल्पना
के ऊपर ही आधारित होता है। तो इस प्रकार आप इसके सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं कि जो कथन है यह भीष्म साहनी द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? भीष्म साहनी के द्वारा यह कथन कहा गया है ना। अब आप जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं उन्हें पहले चैनल पर जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। जिन विद्यार्थियों ने एमपी सेट 2022-2024 का पेपर हल नहीं करा हो हिंदी साहित्य का, अभी भी आप जाकर करिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी उससे हो जाएगी, है ना। अब आपको कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है जहां पर आपको सारी वीडियो मिलेगी, है ना। अब जो मैंने आपकी हिंदी साहित्य की बुक्स की वीडियो बनाई थी वो भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कि आपको किन किताबों से पढ़ना और कैसे तैयारी की थी मैंने, कैसे मैंने नोट्स बनाए, कैसे मैंने तैयारी करी, वो भी मैंने इस वाली जो प्लेलिस्ट है हिंदी भाषा एवं साहित्य यूजीसी नेट, इस वाली में वो क्लास डाली आपको मिल जाएगी। और आपको जितनी भी क्लासें मैं पेपर की हल करवा रही हूँ सारी आपको हिंदी साहित्य पीवाईक्यू सीरीज, एमपी नेट, यूजीसी नेट, एमपी सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है आपको यहाँ पर सारी क्लासें मिलेगी, या ना आपको सारी क्लासें लेनी है। और मैंने यूनिट 1 आपको जितनी भी थ्योरी क्लासें ली है आपको ये क्लासें भी देखनी है, मैंने बहुत डिटेल से आपको यूनिट 1 पढ़ाया है और पेपर 1 में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। तो आपके लिए तो फायदा है कि दोनों ही सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ पाओगे, क्योंकि आप खुद देखिए कि इतनी स्थिति खराब है विद्यार्थियों की कि जो उनका सब्जेक्ट है उनको सही टीचर नहीं मिल पा रहा है, किसी को सिलेबस नहीं पता है। अब मेरा सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है तो मैं हिंदी साहित्य का ही आपको गाइडलाइन दे सकती हूँ या आपको जानकारी दे सकती हूँ। अब मेरे सब्जेक्ट दूसरे नहीं है तो मैं आपको जानकारी नहीं दे सकती हूँ, पर आपका फायदा है कि दोनों पेपर में खुद पढ़ा रही हूँ, तो आप इसका अवसर का लाभ उठाइए और आप मेरी तरह प्रथम प्रयास में यूजीसी नेट और एमपी सेट दोनों क्वालिफाई कीजिए। फिर मैं आपको फ्री में पूरी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हिंदी साहित्य की पूरी टॉपिक वाइज डिटेल में सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी क्लासें आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आप अगर जल्दी से एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हो। और पेपर 1 एमपीजी के मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, 23 क्लासेस हो गई है, तो आप जल्दी से जल्दी एग्जाम क्वालिफाई कीजिए ताकि आप मेरे साथ तैयारी कर पाए, है ना। और आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। पेपर ना, तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो आप चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई डाउट रहता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताएं और आप बताएं कि क्या आपको भी पेपर का स्तर कठिन लगा कि नहीं लगा, है ना। अब ये प्रश्न भी देखो हमारा भारतीय काव्य शास्त्र में यूनिट 3 से पूछा गया है। सभी आचार्य जो हमारे लगे हुए हैं उनकी परिभाषा दी हुई है। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, पद संघटना रीति, ध्वन्यालोक लोचन, रस मीमांसा। अब इधर लगे आचार्य आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, रामचंद्र शुक्ल और भामू। अब आपको अगर इसमें से एक भी परिभाषा याद होगी तो भी आप आसानी से इस जोड़ी को कर सकते हो, है ना। सबने पढ़ी होगी परिभाषा शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो हमें पता है कि ये किसकी है, बहुत फेमस पंक्ति है परिभाषा, और ये किसकी है, काव्य के बारे में भामू की है। आप देखिए एक का छोटा किसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो गया। अब हमें अगर 3 विकल्प भी नहीं पता है तो भी हमने सही आंसर तक पहुंच गए। इसलिए मुझे इस प्रकार के प्रश्नों की एक अच्छी बात ये लगती है कि अगर हमें एक विकल्प भी पता होता है तो भी हम सही विकल्प तक पहुंच सकते। तो आपको इसी तरह पेपर को एग्जाम में सोल्व करना है। अब हम बाकी देखते हैं कि अब ये भी पता होगा आपको कि ध्वन्यालोचन, ये ध्वन्यालोचक किसका है ना, ध्वन्यालोचक अभिनव गुप्त का है ना, आपने पढ़ा होगा, ये इसका है। फिर रस मीमांसा किसने दी थी, रस मीमांसा दी थी हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। और पद संघटना रीति किसकी, आनंदवर्धन की। तो इस प्रकार के अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे ही पेपर को करके आना है ना। कैसे करना है, जैसे मैंने किया है आपको ऐसे पेपर को करना है, तभी आप सफलता हासिल कर पाओगे। अब अगला है हमारा अम्नी हलाल मदभय श्वेत सामरतनाल जियत मरण झुकी झुकी परत जोही चितवन इकबा। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति हो, शायद अगर आपने अच्छे से हिंदी साहित्य पढ़ा है तो आप आसानी से इस पंक्ति तक पहुंच पाओगे। अब ये पंक्ति मुझे ये पता था कि रसलीन की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, यह रसलीन की पंक्ति है। अब रसलीन की यहाँ पर रसलीन नहीं दिया है, रसलीन की रचनाएं दी है। तो बिहारी सत्से किसकी रचना है,
बिहारी की रचना है। अंग दर्पण किसकी रचना है? अंग दर्पण रसलीन की रचना है। रसबोध किसकी रचना है? यह भी रसलीन की रचना है। और काव्य कलाधार किसकी रचना है? यह रघुनाथ बंदीजन की रचना है। अब रसलीन की यहाँ पर दो रचना थी। अब रसलीन की किस रचना का है ये? तो अगर आपने ये यूजीसी नेट में पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू कितनी बारी प्रश्न पूछा गया, अगर आपने पुराने प्रश्न पत्र लगाए होते तो ये प्रश्न आप आसानी से कर लेते, क्योंकि मैं पीवाईक्यू लगा के गई थी तो मुझे प्रश्न बहुत आसान लगा। और ये रसलीन की अंग दर्पण से पूछा गया है ना, रसलीन की जो रचना है अंग दर्पण, उससे कथन पूछा गया है। तो आपको इसीलिए पीवाईक्यू करके जाने, क्योंकि पीवाईक्यू प्रश्न में एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठन कर दिया। उपयुक्त कथन शेखर जीवनी भाग 1 के किस खंड का है? अब ये कथन भी पीवाईक्यू में पहले पूछा गया था, और पहले ये पूछा गया था ये कथन किस रचना का है? तो इसमें दिया गया था ऑप्शन की शेखर एक जीवनी। अब इसी प्रश्न को उठाकर किसे पूछ दिया गया कि ये जो प्रश्न है ये शेखर एक जीवनी के किस खंड से उद्गृत थे, है ना। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि पीवाईक्यू लगाना इसलिए जरूरी है कि उसी प्रश्न को इस प्रकार से आपके घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। तो हमें यह पता है कि शेखर एक जीवनी कितने भाग में है? यह 2 भाग में लिखी हुई है। कितने? 2 भाग में लिखी हुई। पहला भाग क्या है इसका? शेखर एक जीवनी का पहला भाग है उत्थान, और दूसरा भाग क्या है? पतन। पर पहले भाग के भी 4 खंड है ना, पहले भाग के 4 खंड है, और जो दूसरा भाग इसके 3 खंड है। तो पहला भाग का जो 4 खंड है, उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति, ये क्रम से ही दिए हुए हैं। अब इसमें से भी किस भाग का है यह? तो जो हमारा है यह उपन्यास के जो पहला खंड है इसका उत्थान का, यह उसके उषा और ईश्वर खंड से लिया गया। तो अब देखो कितना डीप में प्रश्न पूछा गया था। अगर पूछा जाएगा किस भाग का तो थोड़ा आसान होता कि 2 भाग है, पर पहले भाग के भी किस खंड से पूछा गया है, तो अब आपको इस प्रकार पढ़कर जाना है। क्योंकि अब पैटर्न, क्योंकि देखो यूजीसी हर 6 महीने में एग्जाम लेती है, तो पेपर का प्रश्न वो कहां से बनाएंगी? सारे प्रश्न तो पूछ लिए गए हैं अब तक, तो इसलिए वो डीप में प्रश्न बनाने लगे, क्योंकि डीप में प्रश्न नहीं पूछे गए थे। तो अब ये चारों जो खंड ये प्रथम खंड के ना, प्रथम भाग के हैं। तो आपको इस प्रकार चारों भाग भी याद होने चाहिए, और दोनों भाग के अंदर जितने भी खंड लगे हुए हैं वो भी पढ़कर जाना है। अब शेखर एक जीवनी है ना, ये लिखा है शेखर एक जीवनी, पर ये जीवनी विधा रचना नहीं है ना, जीवनी लिखा हुआ है। ये किस विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी, ये उपन्यास से है ना, ये उपन्यास। क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया था शायद सेट में पूछा गया था कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो विद्यार्थी यहाँ पर जीवनी आ जाएगा, पर जीवनी ना होकर उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। इसके लेखक कौन है? क्या है? अज्ञेय इसके लेखक है। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1944 इसका प्रकाशन वर्ष है ना। तो सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा, है ना। तो आप खुद देखिए कि पेपर कैसा था इस बार। ये मेरे खुद का पेपर है जो पीडीएफ मैंने यूजीसी से डाउनलोड की थी। अब ये सूची 2 को सूची 1 को 2 से मिलान करना है। अब ये कुछ पंक्तियां दी और इधर भी कुछ पंक्तियां दी है। ये बहुत डीप में प्रश्न था, मैं डायरेक्ट इसका सही आपको आंसर बताऊंगी, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता था पहले इसका सही आंसर। तो दे दुल्हिया की बड़े कानन चारी नैन मृग भरे भोर में करत हैं चितवन रुकी दृढ़ की हंसी बिनु मुस्कानी नैनवी सब बात जो जोबन ज्योति नागर नरहु सिका। अब ये पंक्तियां है तो पूरी पंक्तियां आपको कंप्लीट करनी है ना। जैसे ये पूछा जाता कि पंक्तियां किस लेखक की, तो हमें थोड़ा सरल लगता है, किस कविता की तो भी हम बता सकते थे। अब पंक्तियां पूरी आपको याद करके जानी है जो भी आपकी कविताएं लगी हुई है यूनिट 5 में। तो इसका सही विकल्प है 86 का क्या है? बी। क्या है? बी, है ना। तो देही दुल्हन की बड़े, इसका होगा जो जोबन ज्योति। कानन चारी नीन मृग, इसका होगा नागर नरुत शिकार। भरे भोन के करत, इसका होगा हंसी बिनु मुस्कानी। और चिरवन सूखे
द्रगन, इसका होगा नेनु ही बस बात है ना। तो इस प्रकार आपको पढ़कर जाना है। आप खुद देख लीजिए पेपर का स्तर कैसा था। एक भी प्रश्न ऊपर से नहीं पूछा गया है। लगभग 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो आसान थे और सारे प्रश्न बहुत डीप में पूछे गए थे। अब हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य, आपका यूनिट 1 का प्रश्न है ना। तो आप देखिए सब यूनिट के मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे सेट में क्या था कि हर एक यूनिट के क्रमवाइज प्रश्न पूछे गए थे, पर क्या पता सेट में भी मिक्स प्रश्न पूछे जाए, तो हमको सभी प्रकार से मेंटली प्रिपेयर होकर पेपर देने जाना है। तब जो हिंदी ध्वनि है उसके बारे में सही कथन क्या है। ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजनों के रूप में मिलता है। स्वर ध्वनि है जिसका उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख में विवर निकल जाती है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकलती है। और जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो जाते हैं वह लुप्त स्वर होंगे। तो यह कथन इसका सही नहीं है ना। और सारे विकल्प ध्वनि के बारे में सही है। तो हमसे पूछा गया था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ध्वनि के बारे में सत्य नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ध्वनि के 2 रूप हैं, स्वर और व्यंजन। फिर जो स्वर होते हैं वो अबाधित गति से मुख से निकलते हैं और व्यंजन में बाधा आती है, अबाध गति से नहीं निकलते हैं ना। जब व्यंजन में जब उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर मिक्स होते हैं ना। और जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो जाते हैं उन्हें लुप्त स्वर कहा जाता है। तो जी नहीं, लुप्त स्वर की परिभाषा में लिखवा रही हूं कि लुप्त स्वर कैसे करते हैं। लुप्त स्वर करते हैं जिनके उच्चारण, आपको कॉपी में नोट करना है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता हो, है ना। यानी कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता हो उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। इसमें क्या दिया कि दीर्घ स्वर से कुछ ह्रस्व, यानी कि दीर्घ स्वर से कुछ कम समय लगता है, जबकि नहीं दीर्घ स्वर से लुप्त स्वर को उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। तो कभी आपसे लुप्त स्वर की भी परिभाषा पूछी जा सकती है, तो आपको कॉपी में नोट करनी है कि लुप्त स्वर वह होते हैं जिन्हें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा अधिक समय लगता है उच्चारण करने में। अगला है निम्नलिखित में से कौन से स्वर स्त्रीलिंग है ना। भिंडित, धनिया, रेणु, भुजोल और रज्जु। तो हमें पता है कि धनिया तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द है, तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा। बी किसमें दिया, इसमें, तो दोनों विकल्प तो हमारे नहीं होंगे। उसके बाद ये रज्जु, तो रज्जु स्त्रीलिंग हमें पता है, तो ये इसमें दिया है। और ये भिंडित ये भी लिए। अब रेणु और भुजोल, तो भुजोल तो स्त्रीलिंग नहीं होगा, रेणु स्त्रीलिंग होगा। तो सही विकल्प होगा हमारा 1 ACE। भिंडित, रेणु और रज्जु ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द है ना। तो ये थोड़े आसान प्रश्न में पूछे जाते हैं, पर इन आसान प्रश्नों में भी उन्होंने, आप देखो विकल्प यहाँ दिए, फिर विकल्प में से आपको भी यहाँ ढूंढकर लगाने है ना। तो डायरेक्ट प्रश्न ना पूछकर अब ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्तियां अमीर खुसरो द्वारा रचित है। अगर आपको अमीर खुसरो की पंक्तियां, मुकरियां, उनके जो पहेलियां याद होगी तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर लोगे। प्रश्न बहुत आसान था, पर अगर आपने खुसरो के बारे में पढ़ा होगा तो ही आप इस प्रश्न को कर पाओगे, है ना। अब हम पहले सारी पंक्तियां पढ़ते हैं। एक नार पिया को भातनी, तन बाके सरगा जो पानी, सुने सेज पिया सलाई पे, पिया बिनु घर मोही अजियाई, मोही जाई। एक नजर में अजगर जिया, सांप मार पिंजरे में दिया। तो सबको पता होगा कि यह जो पहेली है यह अमीर खुसरो की है। फिर ये आंगीन जो लगी नीर में, कंदो जलिया जाई, चाम मास वाने नहीं नेक, हड़हड़ में वाने चाहिए। ये भी पहेली अमीर खुसरो की है। तो अब देखिए सी और ई किसमें है, सी और ए नहीं, सी ई इसमें और इसमें, यानी कि दोनों विकल्प हमारे नहीं होंगे। अब बचाए बी और ए। अब इसमें से एक विकल्प हमारा सही है। तो सुनी सेज पिया सलाई रे, पिया बिनु गढ़ मोही आजी, एक नार पिया को भाती बानी, तन बाकी सागर जो पानी। ये भी पहेली हमारी इसकी अमीर खुसरो की। तो फिर हमारा सही विकल्प क्या होगा इसमें,
हमारा सही विकल्प होगा विकल्प सी, ए सी ई, है ना, ये विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो इस प्रकार आपको खुसरो की पहेलियां, उनकी मुकरियां और उनकी पंक्तियां सभी पढ़कर जानना है ना, आपको सभी पढ़कर जानना है। अब अगला है मानस का हंस में अमुक के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने निम्नलिखित में से किस रचना को खास तौर पर पढ़ा था। तो नागर जी मतलब पूरा नाम क्या है लेखक का, मानस का हंस का अमृत लाल नागर। मैंने आपको याद करवाया था, ठीक से याद कीजिए कि अमृत हंस चुन चुन कर अमृत को पीता है, तो अमृतलाल नागर, मानस का हंस नागर सिर्फ यहाँ पर उनका सरनेम लिखा हुआ है ना। तो मानस का हंस किसकी रचना, अमृतलाल नागर की। तो जब अमृतलाल नागर इस रचना को लिख रहे थे तो उन्होंने किस रचना को पढ़ा था। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी रचनाएं लगी है किनकी लगी है, तुलसीदास जी की रचनाएं लगी हुई है ना। तो मानस का हंस अमृतलाल नागर है, तुलसीदास जी के ऊपर ही लिखी रचना है। मानस का हंस रचना किसके ऊपर लिखी, अमृतलाल नागर ने तुलसीदास जी के ऊपर। अब इन्होंने तुलसीदास जी की किस रचना को पढ़ा था, जब उन्होंने इस रचना को लिखा था तो उन्होंने तुलसीदास जी की विनय पत्रिका को पढ़ा था। किसको पढ़ा था उन्होंने, विनय पत्रिका को, उन्होंने विनय पत्रिका का अध्ययन करा था इस रचना को लिखने से पहले, है ना। अब मानस के हंस का प्रकाशन वर्ष क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1972, उसके लेखक है अमृतलाल नागर। तो आपको मानस का हंस में तुलसीदास जी की सभी रचनाओं का उल्लेख किया गया है, तो आपको उनकी इस रचना को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है पद्मावत के संदर्भ में आचार्य शुक्ल की निम्नलिखित टिप्पणियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे हमसे चंद्रबरदाई का पूछा था, उसी प्रकार चंद्रबरदाई पूछा था अमीर खुसरो की रचना, नहीं, तो उसी प्रकार पद्मावत किसकी रचना है हमारी, जो हमारी पद्मावत है किसकी रचना आपको याद होना चाहिए, जायसी की रचना है ना। प्रकाशन वर्ष क्या था 1540। तो अब ये जो कथन है, तो शुक्ल ने जो कथन है उनको क्रम से जमाना है। पहले हम सभी कथनों को ध्यान से पढ़ेंगे, आप खुद देखिए अब कैसा प्रश्न पूछा गया है। शुक्ल के कथन याद करो, शुक्ल ने जो कथन कहे थे उनको भी आपको क्रम से याद करने हैं। तो ईश्वर न्याय करने बैठेगा और अपने अपराधों के कारण सारे प्राणी थर-थर कांपेंगे। इसमें इस्लाम की मजहबी किताबों के अनुसार कयामत के दिनों का लंबा चौड़ा वर्णन है। अब सारे जीव जंतु और फरिश्ते भी अपना जीवन समाप्त करेंगे। जायसी के दो ग्रंथ की अपेक्षा उनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। और किस प्रकार जल प्रलय होगा, सूर्य बहुत निकट आकर पृथ्वी को तपाएगा। तो ये जितनी भी जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन नहीं है ना, ये जो कथन है शुक्ल के नहीं है, इसलिए यूजीसी नेट ने इस जो प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि शुक्ल के कथन नहीं थे। तो सभी विद्यार्थियों का इसके 2 नंबर मिले थे, है ना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपने 2 प्रश्न देखे होंगे जो यूजीसी ने मूल्यांकन से बाहर किए थे। उसमें से एक प्रश्न अभी मैंने जो 25 करवाए थे उसमें से एक प्रश्न वहां पे भी था और एक प्रश्न पद्मावत से लेकर है। तो ये कथन शुक्ल ने नहीं कही है ना, तो अब आपको याद रखना है कि कथन शुक्ल के नहीं है और इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। आपको बस ये याद रखना है कि पद्मावत मलक मोहम्मद जायसी की रचना है और 1940 में इसे प्रकाशित किया गया था, है ना। अब हमारा अगला प्रश्न है, दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि, अभी तक जिन्हें कष्टों से नहीं निष्कृति, उन्हें अपने पिता की मैं अनुकृति हूँ, यही मैं हूँ। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो जो कविता आपकी यूनिट 5 से ली गई है पंक्तियां, और ये पंक्तियां किस कवि की है, किस काव्य कृति की है, ये यूनिट 5 की नहीं है, ये यूनिट 2 से ही अपन गिने, क्योंकि जो जिस रचना से ली गई है वो रचना हमारी यूनिट 5 में कविता नहीं लगी हुई है। तो ये जो पंक्ति है यह है, किसकी पंक्ति है, यह काव्य कृति रघुवीर साय की। किसकी है, रघुवीर साय की काव्य कृति है। किस कृति से ली गई है उनकी, यही मैं हूं, है ना, यही मैं हूं उनकी काव्य कृति
34 ली गई। रघुवीर सहाय कौन थे? ये हमारे जो दूसरा तार सप्तक के कवि है ना। कब प्रकाशन वर्ष हुआ? दूसरे तार सप्ताह का भी बताया मैंने, 1951 में द्वितीय तार सप्ताह आया था। तो आप देखिए अब के कहां से प्रश्न पूछा गया, विद्यार्थी कहां से करेगा। तार सप्ताह में जो रघुवीर सहाय लगे हुए हैं, अब इनकी आपको पंक्तियां भी याद करके जानी, इसलिए मुझे तो बहुत ज्यादा लेवल लगा था इस पेपर का। अज्ञेय की निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाई। अब अज्ञेय की रचना आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, इसलिए आपको अज्ञेय की जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं को आपको याद करके जाना है। यानी कि जितने भी लेखक आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उन सभी लेखक की रचनाओं को भी आपको याद करके जाना है। यह प्रश्न वही बताना चाहता है। तो अब अज्ञेय की काव्य कृतियां सभी है ये। तो गेंगरेन का प्रकाशन, गेंगरेन हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, वो प्रकाशन वर्ष क्या है? 1934। जयदोल का प्रकाशन वर्ष है 1951, है ना। हिली बोन की 32 बत्तकें, ये भी अज्ञेय की है और प्रकाशन वर्ष है 1947। कलाकार की मुक्ति, इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। विपत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1937, है ना। अब हम देखते हैं कि पहले कौन सा विकल्प आएगा हमारा। पहले सबसे पहले आएगा हमारा गेंगरी, ए विकल्प, उसके बाद आएगा ई, है ना। ई के बाद आएगा सी के बाद आएगा बी और बी के बाद आएगा हमारा डी। तो ए ई सी डी किसमें दिया है? एक भी विकल्प में ये विकल्प नहीं दिया है। अब हम क्या करें, पर जो यूजीसी है उसने इसका आंसर क्या माना है? ए माना है। यूजीसी ने इसका आंसर ए माना है, जबकि इसका सही आंसर होगा ई सी बी। यानी कि ये जो दोनों है, पहले अगर ए होता और बाद में ई होता तो हमारा विकल्प सही होता। इस प्रकार यूजीसी नीट द्वारा आप खुद देखिए कि इस पेपर में उन्होंने कितने प्रश्न गलत दिए थे ना। प्रश्न के ऑप्शन विकल्प गलत दिए थे। तो विद्यार्थी बेचारा, वैसे तो हम घबरा जाते कि पेपर इतना टफ दिया, उसके अलावा आपने लगभग अभी आप देखिए 5 प्रश्न, तो 2 प्रश्न तो आज हमारे निकल गए और 3 प्रश्न कल निकलेंगे। नहीं, 5 प्रश्न तो अभी तक यूजीसी ने गलत ही ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आगे पीछे हमारा 94वां प्रश्न है, उसके जिसके आगे पीछे भाई बहन माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोड़कर कैसे दे दे, छोकरी कैसे दे दे। तो अगर आपने इस कोशिका गढ़वाल कहानी को पढ़ा होगा तो आसान कथन पूछा गया था। ये प्रश्न मैं आसान प्रश्नों में गणना कर सकती हूँ, है ना। तो आपने देखा होगा कि यह लक्ष्मा के पिता करते, जब गोसाई लक्ष्मा का हाथ मांगने जाता है, क्योंकि जो गोसाई था वो फौजी रहता है, वो तो लक्ष्मा के पिता कहते हैं कि वो फौजी है, वो बाहर रहता है, वो लक्ष्मा और गोसाई के कोई परिवार में नहीं होता है, वो अकेला रहता है। तो लक्ष्मा के पिता ने कहा था कि उसे मेरी लड़की को कैसे दे दूं, तो कथन लक्ष्मा के बाप ने कहा था, है ना। तो अगर आपने अच्छे से कहानी को पढ़कर गए जाओगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर लोगे। अब कोशिका गढ़वाल किसकी रचना है? किसकी रचना है? यह शेखर जोशी की रचना है। आपको याद करना है क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है और ये कहानी विधा की रचना है ना। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1958 इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये सभी पात्र आपके कोशिका गढ़वाल के है ना। बहुत अच्छी कहानी आप पढ़िए, मुझे बहुत अच्छी लगी थी कहानी, थोड़ी मार्मिक कहानी और अच्छी है कहानी। अब ये रचनाकार, उनकी रचनाएं दी गई है, आपको इन सबको मिलाना है। तो पहला दिया है महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, ये भी यूनिट 2 का प्रश्न है आपके। राव संकृत्यायन, प्रबोध चंद्र बागची, डॉक्टर मोहम्मद सईउद्दौला, दोहा कोश, लेशा मिस्तोक्स, हिंदी काव्यधारा और बोधगान और दोहा। तो अब आपको इसका सही विकल्प छांटना है कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, है ना। तो अगर आपको इसमें से 1 या 2 भी विकल्प पता होंगे तो भी आप कर लोगे, है ना। अब मुझे इसमें याद था कि बोधगान और दोहा किसकी रचना है? हरप्रसाद शास्त्री की रचना। मुझे सिर्फ इसमें एक ही रचना याद थी कि बोधगान और दोहा हरप्रसाद शास्त्री की रचना थी, तो मैं विकल्प सी लगाकर आ गई थी और मेरा विकल्प सही निकला। तो अगर आपको अगर एक रचना भी पता होगी तो भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर लोगे, क्योंकि बोधगान और दोहा हमने कई बार इस रचना को पढ़ा था। तो आप
अगर आपको एक दो रचना भी पता होगी तो भी आप इस प्रकार के प्रश्न को कर लोगे और आपकी किस्मत ने वहां साथ दिया और आप जो रचना पढ़कर गए वही आपके प्रश्न पत्र में आ गई तो आपके तो भाग्य खुल जाएंगे, है ना। तो अब अगला पढ़ते हैं अपन, अगली रचना है राहु शंकरत्यायन की, क्या है, हिंदी काव्य धारा। ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है राहु शंकरत्यायन की। प्रबोध चंद्र बागची की ये दोहा कोश, ये भी आपने यूनिट 2 में पढ़ी होगी। डॉक्टर मोहम्मद शाहुद्दौला की ये क्या है, ले शाह मिस्तोक। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो अगर आप ये ले शाह मिस्तोक भी पढ़ लेते तो एक मुस्लिम लेखक है तो इसने जाहिर ये लिखा होगा, पर फिर हम यहाँ डी का क्या है दूसरा, तो भी आप इसको सही कर लेते ना। तो आपको इस प्रकार प्रश्न करना, अगर आपको एक भी रचना नहीं याद है तो आप ये देखिए कि एक मुस्लिम लेखक है तो जाहिर है कि उन्होंने रचना जो की होगी उसका टाइटल भी ज्यादातर मुस्लिम ही रखा होगा उर्दू में, तो ले शाह मिस्टोक्स। अगर आपको ये भी आप अगर ट्रिक से थोड़ा दिमाग लगा के प्रश्न को करते तो भी आप इस प्रश्न के सही आंसर तक पहुंच पाते हैं ना। तो मैंने इस प्रकार से इसी प्रश्नों को करा था कि मुझे बस हरप्रताप शास्त्री की रचना याद थी, फिर मैंने देखा कि ये लगभग मुझे लग रहा है कि इनकी रचना होगी क्योंकि इन दोनों ने ये रचना नहीं लिखी है, तो मैं सही विकल्प पर पहुंच गई जो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और मुझे एक रचना याद थी। तो इस प्रकार आपको पेपर करना है। पेपर कराने का मेरा उद्देश्य ये कि मैंने किस प्रकार से पेपर में कठिन प्रश्नों को भी आसानी से कर लिया है ना, तो इसलिए मैं पेपर करवा रही हूँ कि जो अप्रोच मैंने करी अगर आप वो अप्रोच लेकर पेपर में जाओगे तो आप बहुत सारे प्रश्न सही कर आओगे। अगला है पंडित उदयशंकर भट्ट विरचित कमला से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनकी एक रचना है कमला, ये भी याद होना चाहिए उदयशंकर भट्ट की रचना है कमला, है ना। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखो कमला हमारे टेक्स्ट रचनाओं में तो लगी नहीं है, तो हमने तो पढ़ा ही नहीं है ना कमला के बारे में इतना सब कुछ, फिर भी देखो प्रश्न कैसे पूछा गया है। तो कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित करती है काव्य करती है, यह एक सामाजिक नाटक है, इसमें किसान आंदोलन का वर्णन किया गया है, उसमें सामाजिक समस्या का मार्मिक चित्रण है। तो ये जो है ये प्रथम प्रकाशित काव्य करती है उदयशंकर भट्ट की, तो इसका मतलब हमारा ये विकल्प इसमें दिया गया, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा, यानी कि जो कमला है इसके बारे में तीनों कथन सत्य है ना। तो इस प्रकार आपको पढ़कर जानना है तो आप सही कर आ जाओगे, है ना। तो फिर प्रथम रचना कौन सी उदयशंकर भट्ट की, इनकी प्रथम रचना है विक्रमादित्य। क्या है, विक्रमादित्य 1929 इनकी प्रथम रचना है और कमला का प्रकाशन वर्ष है 1935। क्या 1935, और ये कमला क्या एक नाटक विधा की रचना है ना, ये नाटक है। तो इस प्रकार आपको जब आप पीवाईक्यू पढ़ो तो आपको ऐसे ही पढ़ना है कि अगर इससे आसपास से अगर अगली बार प्रश्न पूछे गए तो आप गलत करके नहीं आओ। अगला दिया है पीयूष हो कहिए संदेशड़ा हे भेद हे भोरा हे काग किस कवि की पंक्ति है। तो आप देखिए कि ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति आप आसानी से कर सकते हो। किस प्रकार की पंक्ति, मीराबाई तो नहीं लिख सकती है क्योंकि उन्होंने माधुरी भाव की भक्ति थी, तुलसीदास जी भी भक्ति काल के कवि थे और सूरदास जी भी थे। तो बच्चे हमारे जायसी सूफी लेखक थे और इन्होंने ही ये प्रेम संबंधित कविताएं की है। पंक्ति तो एक जाहिर पंक्ति है कि जायसी के, तो अगर आपको पंक्ति नहीं भी याद है और आपको थोड़ा बहुत भी लेखकों के बारे में पता और आपने बिल्कुल शांत दिमाग से प्रश्न हल करा तो आप सही विकल्प तक पहुंच पाओगे। क्योंकि मैंने भी इस प्रश्न को ऐसे ही किया था क्योंकि मुझे पता था कि पंक्ति मीरा तुलसी सूर की तो किसी भी कीमत में नहीं हो सकती है। बच्चे जायसी जो सूफी काव्य धारा के कवि थे और ये इनकी ही रचना होगी, है ना। तो इस प्रकार मैंने इस प्रश्न को किया तो आपको भी इसी तरह से प्रश्नों को करना है। अब हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य आंदोलनों को पहले से बाद के क्रम में लगाई। अब आपको ये जितने भी आपके काव्य आंदोलन है, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, हालावाद, अगर आपको पता कि कौन सा आंदोलन कब आया था या कब इनका उदय हुआ तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर लोगे। और ये प्रश्न आसानी था, इसे हम कठिन प्रश्नों में नहीं गिन सकते। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमारा हालावाद आया था। अगर हमको इनका समय भी नहीं पता तो हम लगा सकते कि पहले हमारा हालावाद आया था, उसके बाद प्रगतिवाद आया, फिर प्रयोगवाद आया और अकविता तो सबसे बाद में आई थी, है ना। तो भी आप इस प्रश्न को कर लोगे। तो आप देखिए अकविता सबसे बाद में आई थी, तो ई सबसे बाद में, तो ई सबसे बाद में इसमें दिया है, यानी कि दोनों विकल्प तो गलत हो गए। और सबसे पहले आया था हालावाद इन सब में से, तो सही विकल्प क्या होगा हमारा, बी पहले है और ई बाद में, तो ये विकल्प हमारा सही हो गया, है ना। तो सबसे पहले आएगा हमारा अकविता, नहीं सबसे पहले आएगा हालावाद
उसके बाद आएगा प्रयोगवाद, फिर तीसरे पे आएगा प्रगतिवाद, चौथे पे नई कविता और पांचवे पे आएगा हमारा कविता। अब इनका आपको समय याद होना चाहिए। अब इस बार क्रम से पूछा गया तो अगली बार समय पूछा जा सकता है। जोड़ी दे देंगे, इधर इनके नाम दे देंगे, इधर इनका समय दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इनके समय के अनुसार इन्हें मिलाइए। तो हालावाद कब आया था? हालावाद का समय है 1933। नई कविता कब आई थी? 1954 में आई थी। उसके बाद प्रगतिवाद का समय क्या है आपको पता ही होगा, 1936। उसके बाद आया था हमारा प्रयोगवाद 1943 और फिर कविता आई थी 1964 में। तो इस प्रकार आपको पीवाईक्यू करके जानिए, तभी आप पेपर में अच्छे नंबर लेकर आओगे। क्योंकि मैंने सारे पीवाईक्यू ऐसे ही सोल्व करे थे, जितने भी पुराने पेपर थे मैं सोल्व करके गई थी, इसीलिए मैं आपको पेपर करवा रही हूँ कि आपको पेपर कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इधर आपके सभी कवि दिए गए हैं और इनकी पंक्तियां दी गई हैं। अब आपको इनकी पंक्तियां याद होगी तो ही आप इस जोड़ी को कर आओगे। दिया है ठाकुर, मतीराम, घनानंद और बोधा। अब रेन दीना बुटीबो करे, प्राण चरे दुखिया अंकिया जरनासी, अति चीन मृणाल के तारहूते, तिही ऊपर पाव दे आवनु है। हम तो पर नारी भई सो भई, तुम तो सुधरो सखियो सिगरी, जो जो निहारिये ने नहीं, त्यो त्यो खीरी निहारिये सी निकर। तब आप देखिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, है ना? क्या होगा इसका सही आंसर? तो अगर आपको ये पता होगा, अब मुझे ये पता था कि जो जो निहारिये ने नहीं, त्यो त्यो खरी निकली सी निकल। ये पीवाईक्यू में प्रश्न पूछा गया था, पंक्ति डायरेक्ट पंक्ति दी गई थी और दिया था पंक्ति किस कवि की है। तो मैंने पीवाईक्यू पढ़ा था तो मुझे पता था कि पंक्ति मतीराम की है। तो अब आप देखिए बी का चौथा किसमें दिया है? बी का चौथा दिया सिर्फ एक ही विकल्प में, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगर आपको एक भी याद होगा तो भी आप सही आंसर करके आ सकते हो, है ना? तो मैंने इस प्रकार इस प्रश्न को किया और मेरा विकल्प सही हो गया। तब आप देखिए कि ठाकुर की पंक्ति क्या है? हमसो परसानी भई सो भई, तो ये ठाकुर की पंक्ति। उसके बाद घनानंद की पंक्ति क्या है? रेन दिया गुटबो करे प्राण छोड़, तो ये भी घनानंद की पूछी गई पंक्ति है, कर कितनी बार आप करके आ सकते हैं। और बोधा की बच्ची है अति छीन मृग। तब आपको क्या करना है कि सभी पंक्ति आपको याद करके जानिए। इस बार जोड़ में पूछी गई डायरेक्ट पंक्ति पूछनी जाएगी कि ये दे दिया गया कि रेन दीन छुपटे करे प्राण छोड़, ये पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि की है? तो आपको याद होना चाहिए कि घनानंद की पंक्ति है। तो इसी प्रकार आपको अगर इस अप्रोच से अगर आप पेपर सोल्व करके जाओगे तो ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। आप देखिए कि स्तर कैसा है ना? अब अगला है 100 प्रश्न कर लिए हमने। तो अयोध्या से उपाध्याय हरिओत, लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। अब इनकी रचनाएं दी है, तो अगर आपको पता होगा तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। प्रहलाद चरित, पदयुग्म विजय, दमयंती स्वयंवर और अमरसी राठौर। तो अब आप देखिए कि इसका सही विकल्प क्या होगा। अब अगर आपने अब बताइए अब कि जो लाला श्रीनिवास दास हैं उनकी प्रसिद्ध कृति है क्या है? प्रहलाद चरित। अगर आपको एक विकल्प पता होगा, अब देखिए कि बी का मुझे पता था कि लाला श्रीनिवास दास की रचना है प्रहलाद चरित, ये मैं याद करके गई थी। उसके बाद मुझे एक और कौन सी रचना पता थी? मुझे ये पता था कि जो अमर सिंह राठौर है, ये अमर सिंह राठौर राधाचरण गोस्वामी की रचना है और वो प्रसिद्ध रचना है इनकी। तो मुझे दो विकल्प पता थे, तो मैंने देखा कि बी का पहला और सी का चौथा किसमें दिया? इसी विकल्प में दिया है, तो हमारा ये विकल्प सही हो गया। तो अब आपको देखो कि आपको इस प्रकार से ही प्रश्न वहां पर हल करना है। तो हरिओत जी की रचना है क्या है? प्रहलाद विजय, प्रद्युम्न विजय और बालकृष्ण भट्ट की दमयंती स्वयंवर। तो अब आपको ऐसे अगर आप तैयारी करके जाओगे तो ही आप परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो, है ना? आज हमने 25 प्रश्न कर लिए हैं, यानी कि टोटल 25 कल करे और 25 आज करे हमने, यानी कि हमने 50 प्रश्न करे, क्योंकि 51 नंबर से प्रश्नों की शुरुआत हुई थी। तो ये 51 के बाद 50 प्रश्न मिलके यहाँ पर 100 प्रश्न हो गए, है ना?
तो इनकी 50 प्रश्न हमने कर लिए हैं दोनों पेपर के मिलाकर। सिर्फ हमने 50 प्रश्न ही इन दोनों क्लासों में नहीं किए हैं। आज भले मैंने आपको 25 प्रश्न करवाए हैं, पर इन्हीं 25 प्रश्नों को मैंने डिटेल से करवाया है, यानी कि हमने 25 से भी हम हर विकल्प से हमने प्रश्न करता। आप खुद देखिए, हमने आज की क्लास में 100 प्रश्न लगभग याद कर लिए हैं। अब मैंने आपको बताया कि आपको पेपर कैसे हल करना है। मैं चाहूं तो एक क्लास में भी आपको सारे 100 प्रश्न करवा सकती हूँ, पर मेरा ये औचित्य है कि मैंने किस प्रकार से पेपर किया और अगली बार प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा। आप खुद देखिए, पीवाईक्यू को उठाकर ही कैसे इस बार प्रश्न बनाए गए थे, ताकि विद्यार्थी बिल्कुल हड़बड़ा जाए। तो आपकी तैयारी, आपको पेपर देख लीजिए, आपको नेट और सेट दोनों विद्यार्थियों को अगर आपकी तैयारी इस स्तर की होगी तो ही आप पेपर में सफलता हासिल करेंगे। आप 2022 2024 ये दोनों सेट का पेपर और 2025 अगर आप नेट का पेपर, ये तीनों पेपर अगर आप सोल्व करके चले जाते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका नेट और सेट क्वालिफाई करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अगर आपने तीनों पेपर की क्लासें मेरी देखी है, क्योंकि मैंने सिर्फ पेपर ही हल नहीं करवाए, आपको सेट के विद्यार्थियों को मैंने ये बताया कि इस बार आपके प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, और नेट के विद्यार्थियों को भी मैंने बताया कि ये पेपर मेरे आया था तो आपको तैयारी इस बार किस हिसाब से करनी, के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अब तक का सबसे कठिन पेपर था। आप खुद देखिए, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, किसी भी टीचर का एनालिसिस देखिए, खुद बताएंगे कि इस बार पेपर बहुत कठिन था। क्योंकि आप देखिए कि पिछली बार जो नेट की कट ऑफ थी उससे 10 नंबर कम कट ऑफ गई है यूजीसी नेट की। तो आप देखिए, कम कट ऑफ कभी नहीं गई इतने सालों में, हर साल कट ऑफ बढ़ती है। तो इस बार कट ऑफ का स्तर गिरने का कारण यही था कि पेपर का स्तर बहुत कठिन था। तो आप देखिए, आपको तैयारी किस स्तर की करके जानी है ना। अब आज को आपको मैंने 25 प्रश्न आज करवाए हैं, तो आपके 25 में से कितने नंबर आए हैं आप मुझे बताएं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप खुद कितने पानी में। आप कॉपी पेन लेकर बैठे, जो मैंने पॉइंट लिखा है उनको नोट कीजिए और आप मुझे बताओ कमेंट में कि आपके कितने नंबर आए हैं। कोई भी विद्यार्थी पेपर की क्लासें ले रहा है तो मुझे बता ही नहीं रहा है कि आपके कितने नंबर आए हैं। आपकी इच्छा, आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अच्छे से तैयारी करें। और मैंने जितनी भी क्लासें आपकी हिंदी साहित्य के लिए करवाई है, आपको सारी क्लासें करके जानी है। अब हम मिलेंगे इसी पेपर की अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।